जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज करते हैं, लेक्चर 85। आज के लेक्चर में जो अहम स्किल हमने सीखनी है वो एक ही है, सबसे अहम टास्क हमारा आज का है पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सीखना है हमने। ठीक है जी। कल ब्रीफली डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर। हमने देखा डिफरेंट मॉडल्स हैं मैनेजमेंट के, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हर मॉडल जो है वो किसी एक स्पेसिफिक इशू या स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करता है। पेस्टल एनालिसिस किस क्वेश्चन को आंसर करता है? क्या हमें इस कंपनी में क्या हमें इस कंट्री में, इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसको समटाइम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस किस लिए बोलते हैं वो जाहिर है जो ये इस इश्यू को ये डील करता है उसको सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल लेवल का एनालिसिस करता है ये इकोनॉमी का। इसके जो एनालिसिस किस तरह करते हैं किसी भी इकोनॉमी का या किसी भी कंट्री का, हम बिजनेसमैन के लिए जो डिफरेंट रेलिवेंट फैक्टर्स हैं जो कि उसके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उनकी हमने कैटेगरीज बनाई। हमें पता चला कि टोटल 6 तरह के फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेसमैन के इस डिसीजन को कि हमें इस कंट्री में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, उसको इफेक्ट करते हैं। तो फिर किया गया, एक मॉडल बनाया गया। उस मॉडल के में जितने भी रेलिवेंट फैक्टर्स थे जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की गई 6 पार्ट्स में, और फिर कोशिश की जाती है मैक्सिमम उस इकोनॉमी, उस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। जब वो इंफॉर्मेशन सारी गैदर कर लेते हैं तो फिर उस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया जाता है रेलिवेंट कैटेगरीज में। और वो आपको पता है कैटेगरीज कौन कौन सी है? पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल फैक्टर और लीगल फैक्टर्स। तो वो जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमने किसी कंट्री के बारे में इकट्ठी की है उसको एनालाइज करते हैं और वन बाय वन जो फैक्टर जिस कैटेगरी से रिलेट करता है उसमें क्लासिफाई कर देते हैं। एंड में फिर वो डिसीजन कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, आपको भी केस स्टडी में यही स्किल सिखाई जाएगी। आई कैप चाहता है कि आप में भी यही स्किल स्टैब्लिश हो जाए कि आप ये एनालिसिस कर सके। ठीक है, ये एनालिसिस ऑलरेडी आपने जो स्वॉट एनालिसिस सीखा हुआ ना, याद है ना आपको? स्वॉट एनालिसिस में क्या करते थे बोला? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। उसमें हमें कुछ फैक्टर्स दिए गए होते थे जो किसी इंडस्ट्री कंपनी के बारे में होते थे, और उन फैक्टर्स को हम क्या करते थे? क्लासिफाई करते थे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में। लेकिन याद रखें उसमें जो क्लासिफिकेशन होती थी वो होती थी दो तरह से, मतलब दो लेवल पे। स्वॉट एनालिसिस में हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे सामने आती थी तो उसमें हम एक कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, या दूसरे अल्फाज में वो करंटली इफेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में इफेक्ट कर सकती है, और दूसरा वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। क्लासिफिकेशन इस पर डिपेंड करती थी। स्ट्रेंथ क्या होता था? इंटरनल पॉजिटिव या प्लस पॉइंट विच वी हैव। ये दो डेफिनेशन दी है ना आपको। एक जो इंटरनेशनली चलती है, ज्यादातर यूनिवर्सल डेफिनेशन चलती है, वो क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? इंटरनल प्लस पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। और वीकनेस क्या है? इंटरनल नेगेटिव। अपॉर्चुनिटी क्या है? एक्सटर्नल पॉजिटिव। थ्रेट क्या है? एक्सटर्नल नेगेटिव। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया ताकि केस स्टडी में कुछ फैक्टर्स जो इस अप्रोच से सॉल्व नहीं हो पाते वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी आपको दी कि अगर किसी फैक्टर की क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। वो क्या था? स्ट्रेंथ क्या है? पॉजिटिव, व्हाट वी हैव, पॉजिटिव स्ट्रेंथ ये है। वीकनेस क्या है? नेगेटिव, विच वी हैव या विच इज करंटली इफेक्टिंग अस। और इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है? पॉजिटिव, विच वी मे हैव। और थ्रेट क्या है? नेगेटिव, विच वी मे हैव या विच मे इफेक्ट अस इन फ्यूचर। तो ये स्वॉट एनालिसिस।
पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस में इंफॉर्मेशन जो दी जाएगी वो लगभग एक जैसी होगी, प्रेजेंटेशन का तरीकाकार भी एक जैसा है, इसको अटेम्प्ट करने का तरीकाकार भी एक जैसा है। जैसे क्या तरीकाकार होगा, आपने क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन पढ़नी है, पिक एंड ड्रॉप, शाबाश सुभान अल्लाह, क्या करना है, पिक एंड ड्रॉप। क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन पढ़नी है, सोचना है कि ये क्या है, किससे रिलेट करते हैं, क्या ये करंटली वी हैव या वी मे हैव, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस लिहाज से क्लासिफिकेशन करते हैं। पेस्टल एनालिसिस में भी 100% यही तरीकाकार होगा। आप इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे और फैसला करेंगे कि ये किस कैटेगरी से रिलेट करते हैं, क्या ये पॉलिटिकल फैक्टर से रिलेट करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट, लीगल, और फिर उसमें क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन साथ आपने ये भी देखना है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिकल फैक्टर्स है ना, इसमें क्लासिफिकेशन है नेचर वाइज, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल, पॉजिटिव नेगेटिव वाइज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई पॉलिटिकल फैक्टर पॉजिटिव है वो भी पॉलिटिकल कैटेगरी में आएगा, अगर कोई पॉलिटिकल फैक्टर नेगेटिव है वो भी पॉलिटिकल फैक्टर्स में आएगा। ठीक है, जैसे अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा है, दोनों इकोनॉमिक फैक्टर है, बिजनेस को इफेक्ट कर, कैसे इकोनॉमिक फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट से कॉस्ट बढ़ जाएगी, टैक्स रेट कम होने से कॉस्ट कम हो जाएगी, दोनों कॉस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर। क्या ये अलग अलग कैटेगरी में आएंगे, दोनों ही इकोनॉमिक ही कैटेगरी में आएंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, स्वॉट एनालिसिस में थोड़ा सा फर्क क्या था, पॉजिटिव अलग था, नेगेटिव की कैटेगरी अलग। यहाँ पे नेचर वाइज क्लासिफिकेशन करनी है सिर्फ, चाहे पॉजिटिव हो वो भी उसी कैटेगरी में आएगा, नेगेटिव हो वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। आपने सिर्फ करना क्या है, पिक एंड ड्रॉप करना है, इंफॉर्मेशन ली क्वेश्चन में, उसे कैटेगरी में बताया, और सिर्फ इतना साथ में एक्सप्लेन कर देना है ये बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव। यानी टैक्स रेट है ना, क्वेश्चन में उसने कह दिया कि टैक्स रेट इंक्रीज हो गया फॉर एग्जांपल, तो आपने इतना लिखना है, इंक्रीज इन टैक्स रेट, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या लिखना है, आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस एक्सपेंसेस विल इंक्रीज, बस इतने, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, शॉर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं रिक्वायर्ड इसमें। क्लियर होगी ये बात? बहुत आसान केस स्टडी है। स्वॉट एनालिसिस अगर आपने किया है, स्वॉट एनालिसिस की केस स्टडी में बताइए क्या स्ट्रगल करनी पड़ी थी आपको, वैसे वो आसानी से हो गया, और ये लगभग हर अटेम्प्ट में आने वाला क्वेश्चन है। और अहम चीज़ ये है कि चूंकि स्वॉट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस दोनों ही मिलते जुलते हैं, तरीकाकार भी एक जैसा है इनको अटेम्प्ट करने का, अक्सर एक ही क्वेश्चन में वो दोनों टेस्ट करता है। यानी पार्ट ए में कह देगा पेस्टल एनालिसिस करें, पार्ट बी में कह देगा स्वॉट एनालिसिस करें। ठीक है, तो करें स्टार्ट। अच्छा, अब हम जितने कुछ मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, इसके बाद डायरेक्ट हम केस स्टडी की तरफ जा सकते हैं। आप इस काबिल हो गए कि केस स्टडी को पढ़ सकें, और पहली केस स्टडी जाहिर है टीचर के साथ एक गाइडेड एनवायरनमेंट के अंदर उसको एनालाइज कर सकें, समझ सकें। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट केस स्टडी की तरफ आपको नहीं लेके जा रहा। अभी मैं एक छोटी सी एडिशनल एक्सरसाइज की है हमने। वो क्या किया है कि अमूमी तौर पे जो पेस्टल एनालिसिस में फैक्टर वो पूछता है, उसकी हमने लिस्ट बना के आपके सामने रख दी चैप्टर 3 में, और कल के लेक्चर में आपको यही रीड करने के लिए दी गई थी। ऐसा है? अभी मैं चाह रहा हूँ आपने रीडिंग की होगी, जाहिर है कुछ समझ आई होंगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होंगी। नेचुरल ऐसी तरह होता है, जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम में थोड़ी समझ आ जाती हैं। तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सजेस्टेड अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की। अच्छा, मुझे बताइए स्वॉट एनालिसिस की अप्रोच क्या थी? स्वॉट एनालिसिस की केस स्टडी सॉल्व करने की अप्रोच क्या थी? हेडिंग्स करते थे, हर सफ़े को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ऊपर पहले स्ट्रेंथ लिख ली, फिर नीचे वीकनेस, अगले सफ़े पे ऊपर अपॉर्चुनिटीज, और फिर नीचे थ्रेट्स, और फिर केस में से पिक करते गए, ड्रॉप कर दे। एहतियातन आधी आधी जगह, आधे सफ़े की जगह छोड़नी है, एहतियातन जगह थोड़ी ज़्यादा हो जाए वो बेहतर है,
कुछ पता नहीं आगे कितने फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आधा सफ़ा छोड़ देना सफिशिएंट है, रीजनेबल है मेरे ख्याल में। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितनी स्पेस छोड़नी है। पेस्टल एनालिसिस में भी इसी तरह मेरा मशवरा है कि आप इसको पेज को 2 हिस्सों में कर दें, वैसे 3 में भी किया जा सकता है। 3 फैक्टर एक पेज पे लिख के 2 पेजेस में भी बेहतर है, टू बी ऑन सेफ साइड, कि आप इसे एक पेज पे 2 फैक्टर्स लिखें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, 3 सफ़े हो जाएंगे। ऐसे भी अगर प्रैक्टिस से आपको पता चल जाए कि नहीं इतने ज़्यादा फैक्टर नहीं होते, ठीक है, कि वो आधा सफ़ा ज़रूरी हो, एक सफ़े पे 3 फैक्टर भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो हर सफ़े पे 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर वो आप अपनी जजमेंट के मुताबिक कर सकते हैं, 2 के 3। सजेस्टेड अप्रोच, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, पेस्टल एनालिसिस कह रहा है सबसे पहले तो आपने पहचानना है ये पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी। कैसे पहचानेंगे कि ये पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी है? ये चैप्टर 3 का पेज है, अपने सामने रख लें। कैसे पहचानेंगे कि पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी? किसी भी केस स्टडी को कैसे पहचानते हैं मैनेजमेंट की? रिक्वायरमेंट में क्लियरली उसने बताया होगा कि पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करें। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेट क्या होगा? रीड द केस केयरफुली, मार्क द फैक्ट्स दैट लिंक टू पॉलिटिकल केस को। अच्छा, पहली चीज जैसे मैंने बताया, अक्सर एक ही केस को वो कहता है पेस्टल में भी सॉल्व करो और एनवायरमेंटल स्वॉट एनालिसिस में भी परफॉर्म करो, इसको स्वॉट एनालिसिस भी करो। आप अहम चीज क्या है, आपने जब पार्ट ए करना है यानी पेस्टल एनालिसिस, आपने स्वॉट एनालिसिस को कंप्लीटली भूल जाना कि ये कोई रिक्वायरमेंट है भी। पेस्टल एनालिसिस पार्ट ए करते हुए सिर्फ और सिर्फ पेस्टल के बारे में सोचना है, स्वॉट के बारे में नहीं सोचना। और जब स्वॉट एनालिसिस कर रहे होंगे तो फिर उसी इंफॉर्मेशन को आपने दोबारा पढ़ना है, लेकिन अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? स्वॉट एनालिसिस के। बाज़ औक़ात आपके जहन में आएगा कि टाइम बचाने के लिए एक ही रीडिंग में पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस दोनों कर दूं, रिकमेंडेड है नहीं करने। 3-4 मिनट आपकी एक्स्ट्रा रीडिंग हो जाएगी इससे, लेकिन आपका एनालिसिस मोर एक्यूरेट होगा, इजी होगा, क्योंकि एक ही माइंडसेट के साथ आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, फैसला आसानी से हो जाएगा। रीडिंग दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है ना कि ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये बहुत सिंपल हो जाएगी। तो पहली सबसे अहम चीज मैंने आपको क्या सजेशन दी, पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस केस स्टडी अगर आए दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर, आपने पार्ट ए में सिर्फ एक, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टल को एनालाइज करना है और पढ़ना है क्वेश्चन को, पार्ट बी स्वॉट। ये बात समझ आ गई? फिर इसके बाद 6 हेडिंग्स, वो आपको पता है आपने जो हेडिंग्स यूज करनी है, पढ़ने होंगे ना। जैसे पार्ट ए में उसने बोला पेस्टल एनालिसिस, मैंने अपना माइंड बना लिया, पेस्टल एनालिसिस की हेडिंग को रिवाइज किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, को पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा उसमें इंफॉर्मेशन या फैक्टर्स आते जाएंगे। आपने क्या करना है, रीड करके ना, रीड करते हुए अंडरलाइन करके हल्का सा उनके साथ PESTEL ऐसे लिखते जाना, ताकि डिसीजन उधर ही होता रहे। फिर क्वेश्चन पेपर के ऊपर अंडरलाइनिंग करके हल्का सा अल्फाबेट ABC लिखने में वो कोई एतराज तो ही ना करते जी? हाँ, वो थोड़ा सा अब आपने खुद भी डिसीजन कर लेंगे, ठीक है। ई को कर, हाँ उसको ए को कर लें E1, ए को कर लें E2। इस तरह छोटे मोटे जुगाड़ तो हम लगा ही लेते होते हैं कि पेस्टल एनालिसिस वाला E1 होगा, E 2 दफा कैसे आ रहा है, T आ रहा है, T 2 दफा आ रहा है ना पेस्टल में, हाँ तो उसको E1 ही नोट कर ले, ठीक है। T भी 2 दफा आ रहा है, पेस्टल में भी आ रहा है और स्वॉट में भी आ रहा है, ठीक है। तो उसको T1 T2 इस तरह की जुगाड़ लगा रहे हैं ना छोटी मोटी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपने अंडरलाइनिंग पढ़ना है और क्लासिफिकेशन साथ साथ लिखते जाना है, क्योंकि जब आप एक दफा उसको पढ़ रहे होते हैं ना तो आपके जो प्रोसेसिंग है माइंड की वो क्विक होती है। फिर एक दफा जब पूरा पढ़ लिया ना, फिर आप एनालिटिकल मोड से एक्सप्लेनेटरी मोड में आ जाते हैं। उस वक्त फिर एनालिसिस उस वक्त भी हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना दोबारा सोचना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते साथ साथ कंटेक्स्ट क्लियर होगा, फैसला करना आसान होगा। डन। पेस्टल में क्या बताया, क्वेश्चन इकट्ठा आएगा पेस्टल स्वॉट का, पेस्टल पढ़ते हुए सिर्फ पेस्टल सोचना है, स्वॉट नहीं, स्वॉट पढ़ते हुए सिर्फ स्वॉट सोचना है, पेस्टल नहीं। और जब पढ़ना है तो क्या करना है, साथ साथ उसको मार्क करते जाना है।
ठीक है, इसका छोटा सा हल ये भी हो सकता है कि आप लेड पेंसिल साथ ले जाए या एक और कलर का पेन साथ ले जाए। आंसर शीट में यूज़ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर पेस्टल एनालिसिस करते हुए फॉर एग्जांपल आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं कलर, और सॉर्ट करते हुए ब्लैक कर सकते हैं, कोई भी कि डिफ्रेंसिएशन हो जाए कि ये फैक्टर किसका है। क्लियर? कह रहा सबसे पहले रीड करो, अंडरलाइन करते रहो, अपने आंसर शीट के ऊपर हेडिंग्स बनाओ। अंडर ईच हेडिंग लिस्ट शॉर्ट पॉइंट्स, लॉन्ग पैराग्राफ्स आर हार्डर टू। हर हेडिंग के अंदर आपने सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है। इसकी मार्किंग स्कीम अगर आप देखेंगे ना, तो मार्किंग स्कीम में कहता है सिर्फ मुझे रेलिवेंट फैक्टर बता दो, पिक एंड ड्रॉप, एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतनी रिक्वायर्ड है, क्या इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो एक्सप्लेन कर दे। नहीं, लफ्ज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, इम्पैक्ट कि इससे बिजनेस करना, न्यू रेगुलेशंस हैं, ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए इसको कंप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू कंप्लाई मोर रेगुलेशंस। सिंपल इतना का लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं। फिर इसके बाद क्या करना है, हर एक के दो, हर जो फैक्टर्स के दो पॉइंट, एक फैक्टर फ्रॉम द केस, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। इवन अगर आप डायरेक्ट फैक्टर भी लिख लेते हैं ना, आपने मेजर पार्ट ऑफ केस स्टडी सॉल्व कर लिया। यानी आपने कुछ भी ना करें, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको एज इट इज पकड़ा और आपने सही कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। समझिए आप 60% केस स्टडी अभी सॉल्व कर लिया सिर्फ इस स्टेप में। लेकिन इसके बाद एहतियातन मजीद क्या करना है, उस फैक्टर का इंपैक्ट भी बताना है, पॉजिटिव के नेगेटिव। और पॉजिटिव के नेगेटिव से मुराद मेरी लफ्ज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बल्कि आपने उसका इंपैक्ट बताना है। जैसे टैक्स रेट की एग्जांपल दें, यूज, हाँ ये पांचवी बात भी बढ़िया है ये, बल्कि उसने एग्जामिनर कमेंट्स में भी वो हाईलाइट करता है। कहता है जब आप पैशनल एनालिसिस या स्वॉट एनालिसिस या कोई भी केस स्टडी कर रहे हो ना, उसका असूल जहन में रखेगा, आपने फैक्ट्स वो उठाने हैं जो केस स्टडी में दिए गए हैं। आपने फैक्ट्स वो नहीं उठाने जो आपने बुक में पढ़े हुए हैं। बुक में जो फैक्टर्स पढ़े वो तो जनरल है ना, वो तो ओवरऑल है, उनमें से कोई भी पूछ सकता है। कुछ हो सकता है उस केस स्टडी में रेलिवेंट हो, जिक्र हो, कुछ का जिक्र ना हो। भाई जैसे अभी हमने इसमें लिस्ट दी आपको, वो लिस्ट में फर्ज कीजिए कि 15 फैक्टर्स हैं, लेकिन केस स्टडी के अंदर 7 आए। आप क्या वो अपनी मर्जी से 15 के 15 फैक्टर लिख देंगे, या 15 में से कोई भी 7 लिख देंगे, या जो केस स्टडी में है वो वाले लिखेंगे? कॉमन सेंस की बात है, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं। एग्जामिनर कमेंट्स में वो आइडेंटिफाई करके हमें बताता है। यूज फैक्ट्स फ्रॉम द केस स्टडी इन आवर जनरल टेक्स्ट बुक फैक्ट्स। एग्जामिनर वांट्स द स्टूडेंट टू अप्लाई पेस्टल टू द गिवन केस। जनरल नहीं, आपने गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। और लास्ट क्या है, पेस्टल एनालिसिस में हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन फैक्टर आना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए कि कोई हेडिंग ऐसी है जिसमें कोई फैक्टर नहीं, तो आपने उसमें भी हेडिंग लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, देयर इज नो स्पेसिफिक फैक्टर रिलेटिंग टू दिस कैटेगरी, डिस्कस इन केस। समझ आ गई केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है, पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है, जरा सम अप कीजिए। नहीं, डेफिनेशन नहीं देनी पेस्टल एनालिसिस की, डेफिनेशन कोई नहीं देनी, वो नहीं, मैंने नहीं बताया। हाँ शाबाश, हेडिंग देंगे, शाबाश। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हुए साथ साथ अंडरलाइन कर लेंगे कि एंड में जाके करने हैं? साथ साथ अंडरलाइन करके PESTL लिखते रहेंगे, एंड में जाके क्या करेंगे, पिक क्लासिफाई कर लेंगे, शाबाश। और हाँ एक्सप्लेन करने में क्या एक्सप्लेन करना भला, कि बिजनेस को कैसे ये पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है या कि नेगेटिवली। क्लियर? और अपनी तरफ से फैक्टर जो पढ़े होंगे किताब में आपने, वो नहीं, बल्कि जो केस में फैक्टर लिखे हैं वही बताने हैं। डन जी, ये अप्रोच समझ आ गई आपको? यहां पे आपको बता रहा है जैसे पॉलिटिकल फैक्टर में क्या लिखना, ये कुछ ज्यादा लेंथी है, मतलब इतनी लेंथी नहीं होती एक्सप्लेनेशन आपकी स्टार्ट होगी बस यहां तक खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट सपोर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थ्रू टैक्स एग्जेम्पशन।
ठीक है, इसमें आप सिर्फ इतना, विच लोअर्स एंट्री कॉस्ट एंड इनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट इन द ईवी मार्केट, ये दो उसने रीजन बताई है। लोअर्स इन एंट्री कॉस्ट यानी टैक्स को कम करने से, टैक्स एग्जेम्पशन देने से आपकी कॉस्ट भी कम होगी और न्यू इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में आएगी। ये थोड़ा इजी पॉइंट है, ये थोड़ा सा एडवांस कह लें पॉइंट है। एक लिखना है सिर्फ आपने, दोनों लिखने की हरगिज जरूरत नहीं, और जो इजी वाला वो लिख लें, जैसे लोअर्स एंट्री कॉस्ट। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, टैक्स एग्जेम्पशन बाय गवर्नमेंट लोअर्स कॉस्ट ऑफ बिजनेस। बस टैक्स एग्जेम्पशन, आप देखें सारा मेन कंसेप्ट आ गया। टैक्स एग्जेम्पशन से क्वेश्चन में बताया होगा, वो मैंने लिखा, वहां से स्टार्ट किया जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी, आगे से बता दिया कि इससे बिजनेस कॉस्ट लोअर होगी। ठीक है, टैक्स कट्स आर गुड फॉर, ये बेसिकली आपने इसको जनरल वर्ड में लिखा है। क्वेश्चन के अंदर कोशिश करनी है जैसे टैक्स एग्जेम्पशन का वर्ड यूज किया है ना उसने, हम भी टैक्स एग्जेम्पशन का वर्ड यूज करें, उसको कोई मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन दे दे साथ, और एक्सप्लेनेशन भी देनी है, सिर्फ फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन नहीं करनी। अगर सिर्फ फैक्टर की क्लासिफिकेशन करेंगे इसका मतलब हमारा आधा काम हुआ। अच्छा, यहां पे देखिए वो एरर क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि जनरल फैक्ट्स बता रहे हैं, सिनेरियो के फैक्ट्स नहीं बता रहे। पहला उसने एक ही आइडेंटिफाई करता है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा लीगल वर्सेस पॉलिटिकल, बाज़ औक़ात मिस क्लासिफिकेशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब नेचुरल है इक्का दुक्का जगह पे मिस क्लासिफिकेशन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब आपने 15 12 13 फैक्टर्स क्लासीफाई करने हैं, एक आधा ऊपर, लेकिन कोशिश करनी है कि जितना हो सके करेक्ट क्लासिफिकेशन हो। दूसरी गलती है स्टूडेंट की क्या है, मिस क्लासिफिकेशन, और ख़ास तौर पे लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को वो मिस क्लासीफाई करते हैं। इंटरनल फैक्ट्स प्लेस अंडर पेस्टल, चूंकि बाज़ पेस्टल और स्वाट एनालिसिस की स्टडी इकट्ठी पूछता है तो स्टूडेंट थोड़ा मिक्स कर जाते हैं। वो स्वाट का जो एनालिसिस करना होता है वो पेस्टल में, पेस्टल का, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब आप पेस्टल एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ पेस्टल करना है, स्वाट को बिल्कुल भूल जाना है। स्वाट करेंगे तो सिर्फ स्वाट पेस्टल, जब आप दोनों को इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, कि इधर साथ में सफ़ों के ऊपर पेस्टल के भी पॉइंट्स लिख दिए, अगले 2 सफ़ों के ऊपर स्वाट के भी लिख दिए, साथ साथ सर साथ निपटाते जाते हैं, तो उसमें फिर मिस क्लासिफिकेशन का चांस होता है। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन इनका, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने एक्सप्लेन करना था जब आगे चल के जब फैक्टर डिस्कस करें, लेकिन अभी बता देता हूँ। इन्होंने पूछा कि सर क्या एक फैक्टर मल्टीपल कैटेगरीज में आ सकता है। एक फैक्टर जैसे वो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल होता था ना, ठीक है, उसमें समटाइम वो जो था एक वो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को भी इफेक्ट कर सकता था, वो हो सकता है एंट्री बैरियर को भी इफेक्ट करता हो, समटाइम ऐसा होता था उसमें। क्या यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है? इसका वन वर्ड आंसर है यस, कि पेस्टल एनालिसिस में भी समटाइम कोई सिंगल इंफॉर्मेशन वो मल्टीपल कैटेगरीज में इफेक्ट हो सकती है। इसकी क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूं, वो जो सबसे ज्यादा अपीयर होती है, यानी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में टेस्ट करता है, उसकी एग्जांपल वो क्या है, वो है टैक्स। क्वेश्चन के अंदर आपसे कहेगा कि गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म्स ला रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स में एग्जेम्पशंस मिल जाए। क्या स्टेटमेंट क्या लिखी होगी, इससे मिलते जुलते, गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म्स ला रही है को फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए। ठीक, अब ये एक लाइन है, बजाहिर आपको इसमें सिर्फ एक ही इशू नजर आ रहा है, टैक्स है भी टैक्स ही, लेकिन वो किस किस कैटेगरी को अफेक्ट करा। सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो रूलिंग पार्टी है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट, उसका माइंडसेट क्या है, क्या वो इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है कि डिस्करेज करना चाहती है। मेन पॉइंट ये, मेन पॉइंट ये, प्रमोट करना चाहती है या कि डिस्करेज करना चाहती है। ठीक है, आपके ख्याल में इस इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट पॉलिटिक इसको क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना, ये इंफॉर्मेशन समझ आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे
कि टैक्स रिफॉर्म्स बाय गवर्नमेंट विल सपोर्ट दिस बिजनेस या विल सपोर्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट की सोच क्या है, गवर्नमेंट का बिहेवियर टुवर्ड बिजनेस क्या है। डन। लेकिन क्या यही इंफॉर्मेशन किसी दूसरे फैक्टर को भी इफेक्ट कर सकते हैं? किसको? इकोनॉमिक फैक्टर। उसमें क्या लिखेंगे कि टैक्स एग्जेम्पशन विल रिड्यूस एक्सपेंस ऑफ बिजनेस विच विल मेक इन्वेस्टमेंट फेवरेबल। इस तरह की लाइन लिखना चाहिए, जरूरत नहीं है वैसे लिखना चाहिए। लेकिन क्या किसी और फैक्टर को भी इफेक्ट कर रही है? टैक्स लॉस, रेगुलेशंस, लॉस, क्योंकि टैक्स बेसिकली लॉ के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हुआ, लॉ है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन इन टैक्स लॉस, बिजनेस विल हैव टू business will get benefit by less taxation requirements या compliance with taxation requirements will be easier for business। तो एक फैक्टर क्या मल्टीपल कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकता है? इसका जवाब है यस, लेकिन फैक्टर तो सेम होगा, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट या एक्सप्लेनेशन है वो स्लाइटली डिफरेंट होगी। एग्रीड? चलिए अब आगे चलते हैं हम। पॉलिटिकल फैक्टर्स। अच्छा बताइए जरा, अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ लूं मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आगे चलने से पहले। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्या ये पॉलिटिकल फैक्टर है? बिल्कुल समझ आ गया ना आपको? हाँ तो इसलिए भी कर सकते हैं आप उस कैटेगरी में, मतलब जाहिर है जितने भी आगे पूछूंगा जब तक अगली तो सारे पॉलिटिकल, लेकिन आपने कन्विंस्ड भी होना है। पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गुड फॉर बिजनेस या बैड? क्यों? गवर्नमेंट की पॉलिसी सर्टन होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, यानी ऐसा नहीं हर 2-3 साल बाद गवर्नमेंट का तख्ता अगली गवर्नमेंट आ गई, होता क्या है हर एक का फिर बिजनेस के बारे में अप्रोच डिफरेंट होती है। कोई एक सेक्टर को प्रमोट करना चाहता है, कोई दूसरे सेक्टर को प्रमोट करना चाहता है। तो इसीलिए जो अमूमी तौर पे बिजनेसमैन है वो कहता है, बिजनेसमैन को याद रखे इस चीज से ताल्लुक नहीं है गवर्नमेंट किसकी है, बिजनेसमैन को सिर्फ इससे ताल्लुक है क्या कि भाई बिजनेस प्रैक्टिसेस फ्रेंडली है या नहीं। ठीक है, वो शायद मैंने आपको क्लास में बताया था, वो हमारे एक सीनियर थे, एक दफ़ा टीवी शो पे बैठ के उन्होंने एक सेंटेंस, बड़ा अच्छा सेंटेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला। उन्होंने कहा देयर इज नो नेशनलिज्म इन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में कोई नेशनलिज्म नहीं। क्यों? बिजनेसमैन क्या चाहता है? बिजनेस रहे, प्रॉफिट रहे। उसको इससे गर्ज नहीं है कि मैंने पाकिस्तान में बिजनेस करना है कि इंडिया में। पाकिस्तान में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा तो क्या पाकिस्तानी ताजिर बिजनेस छोड़ देगा कि मैंने बिजनेस करना है तो पाकिस्तान में ही करना है, वरना नहीं? क्या करेगा? बांग्लादेश शिफ्ट हो जाएगा, नेपाल शिफ्ट हो जाएगा, किसी और कंट्री में जहां भी उसे अपॉर्चुनिटीज मिली। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अहम। क्लियर? आपने आगे देखा होगा, मैं टू दी पॉइंट सिर्फ कह रहा हूं, आपने डिस्कशन सारी आगे पढ़ ली होगी। टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसीज, ये पॉलिटिकल क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइकी, गवर्नमेंट की सोच को शो कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है किस कैटेगरी? टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहती है, गवर्नमेंट उसमें सहूलियात फराहम करती है। किसी सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं उसको, ठीक है भाई, जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है जैसे ट्यूबवेल वगैरह हैं, फार्मिंग के लिए यूज होते हैं, वो लोड शेडिंग फ्री होंगे। ये कौन सा फैक्टर है? ये कौन सा फैक्टर है? लोड शेडिंग, ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पॉलिटिकल फैक्टर। टैक्सेस, सब्सिडीज, इस तरह सपोर्ट प्रोग्राम चलाना, ये गवर्नमेंट की तरफ से। एग्रीड? कैसे इफेक्ट करेंगे बिजनेस को? टैक्सेस एंड सब्सिडीज कम होने से बिजनेस एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, ज्यादा होने से क्या होगा? बिजनेस एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। आप लेस फेवरेबल, मोर फेवरेबल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए तो वो बेहतर है कि एक्सपेंसेस का इफेक्ट बताएं। सेक्टर प्रमोशन पॉलिसीज, भाई सब्सिडी टैक्स का अपोजिट है। सब्सिडी का मतलब यही है कि एग्जेम्पशन दे देना, ठीक है। सब्सिडी होने से, टैक्स बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी, सब्सिडी से कॉस्ट कम होगी। सेक्टर प्रमोशन पॉलिसीज,
जैसे मैं बताया टूरिज्म, जैसे बताया एग्रीकल्चर बेस्ड, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट जो है उसका माइंडसेट क्या है, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उसे क्या सजेस्ट करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा वो क्रिप्टो के बारे में काफ़ी खबरें सुनने को मिलती हैं, तो लगता है गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट की तरफ से मतलब इस्लामी नज़र से भी उन्होंने बताया है, उस हवाले से भी न्यूज़ आती रहती हैं और इस हवाले से भी कि गवर्नमेंट भी शायद उसमें कुछ सोच रही है प्लान करने को, इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रेफरेंस चेंज होती है। केस स्टडी में बताएगा कि जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस क्या है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बताइए इसमें क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई रजिस्ट्रेशन के रूल्स, फीस, प्रोसेस इसको आसान किया है कि नहीं, ये चीजें आसान कर दे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो अक्सर आपने देखा होगा वन विंडो पॉलिसी, जैसे प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अक्सर क्या आपको पहले अगर डिफरेंट ऑफिसेज में 3-4 ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते थे, अब एक ही जगह पे सारा प्रोसेस होगा। अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जिससे सपोर्ट मिली बिजनेसमैन को। स्टेट आइडियोलॉजी कि वो क्या पढ़ा था हमने, वो कल पढ़ के आए आप, वो क्या डिफरेंस जो था हमने पढ़ा था, किस में डिफरेंस था, सोशलिज्म में और कैपिटलिज्म में। कितने स्टूडेंट से बड़ा डिफरेंस, तो क्या लगा आपको, सोशलिज्म बेहतर है या कैपिटलिज्म बेहतर, कितने स्टूडेंट के ख्याल में सोशलिज्म बेहतर है, सोशलिज्म कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में बेहतर है। फ्रैंकली अपना ओपिनियन देखिए, इसमें कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं है, दुनिया में दोनों सिस्टम चल रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी पावर्स हैं, वो कौन सी है, रशिया है और अमेरिका है। रशिया में कौन सा सिस्टम है भला, सोशलिज्म, ठीक है, क्लोज टू सोशलिज्म है। अमेरिका में कौन सा है, कैपिटलिज्म चल रहा है, दोनों कंट्री चल रही है। चाइना किसी हद तक कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म कैसा मेरा, सोशलिज्म रहा, ठीक है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा लेकिन ज्यादा उनका जो है वो सोशलिज्म की तरफ है, वो बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप किसी हद तक है, वो कुछ पॉलिसी उनकी सख्त है, करप्शन में नहीं छोड़ते। तो बहरहाल, तो बड़ा कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में सोशलिज्म बेहतर है, कितनों के ख्याल में कैपिटलिज्म बेहतर है। सोशलिज्म में एक जुमला, एक जो किताब में एक जुमला पढ़ा था, मुझे बड़ा अट्रैक्ट, मेरे को होता है ना कुछ चीज़ें जहन में रह जाती हैं। जैसे मैं बताया हमारे सीनियर जो थे उनका था कि देयर इज़ नो नेशनलिज्म इन कैपिटलिज्म, उसी तरह उसमें जुमला था सोशलिज्म के ऊपर कि वो जो सोशलिज्म को लीडर सपोर्ट करते हैं ना, उनमें से एक लीडर ने जुमला बोला था कि अमीरों की तिजोरी में जितनी भी दौलत है वो मजदूरों की गैर अदाशुदा उजरत है। अमीरों की तिजोरी में जितनी भी दौलत है वो गरीबों की, मजदूरों की गैर अदाशुदा उजरत है। बहरहाल वो अपना अपना देखिए, जाहिर है सोशलिज्म को सपोर्ट करने वालों का, कैपिटलिज्म वाले भी होंगे, कहते होंगे सर रिश्ता हम भी लेते हैं ना, नुकसान भी हो तो हमारा ही है। बहरहाल अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम किसी को राइट या रॉन्ग नहीं कह रहे, हम एनालाइज कर रहे हैं, हमारा काम सिर्फ एनालिसिस करना। फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, इसी तरह ये सारे आपने फैक्टर्स स्टडी कर लिए ना, इनमें कोई ऐसा फैक्टर हो जो कि मुश्किल हो आपके लिए, प्रॉब्लमेटिक हो, बताइए। वैसे मेरे ख्याल में कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। जी जी, कौन से वाला, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आइए जरा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में कोई खास फैक्टर या सारे, R&D, ये कौन से कौन नंबर है, नंबर कौन सा इसका, सेकेंड है जी, ओके। इनोवेशन इन प्रोडक्शन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कह रहा है इनोवेशन इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट ओपन्स न्यू बिजनेस लाइंस, कैप्चर फॉलोअर फेस हायर। केस स्टडी के अंदर बोलेगा कि एक बिजनेस है वो न्यू प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहा है या न्यू प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है इनोवेशन पे, न्यू प्रोडक्ट्स पे। अब देखिए अमूमी तौर पे जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आती है तो मुझे ये बताइए कि न्यू प्रोडक्ट और पुरानी प्रोडक्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, ये कौन सा एक फैक्टर सिग्निफिकेंट होता है, टेक्नोलॉजी। मतलब अगर उसमें कोई नए फीचर भी आपने ऐड किए ना तो वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से किए।
आप अपने जहन में कोई भी प्रोडक्ट लेके आ जाएं, जैसे मोबाइल है फॉर एग्जांपल, नया मॉडल आता है तो क्या टेक्नोलॉजी फर्क पड़ता है, टेक्नोलॉजी बैकएंड पे होती है। नया एसी का मॉडल आ गया, आप कहें चले सर मोबाइल तो प्योर टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना, मोबाइल कंप्यूटर, एसी अगर उसमें नया मॉडल आ जाए, भाई वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, उसमें आपने उसके साथ इन्वर्टर को इंक्लूड कर दिया, अब ये भी क्या टेक्नोलॉजी का फैक्टर नहीं है। तो जब कभी न्यू प्रोडक्ट है बैकएंड में टेक्नोलॉजी जरूर वर्क कर रही होती है। इसलिए अगर कोई बिजनेस जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है या उस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इनोवेशन क्विकली जरूरी है, तो वो हमारा न्यू इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होगा। पहले मुझे बताए तरतीब से चले, इजी होके चले, ये बात समझ आ गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओके। इसके अलावा एग्जाम टिप सिर्फ रीड कर लिया करें, जो एग्जाम टिप या ये जो आपको नीचे दिया जाता है, आपको बताया था इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाजुकात नहीं होती, ठीक है, वो जब आप केस स्टडी पढ़ते हैं तब समझ। वैसे आप बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर है टीचर ने वो सारा पढ़ा होता है केस, ठीक है, मैं कोई पहली दफा, आप पहली दफा पढ़ रहे हैं इसको पेस्टल एनालिसिस को, मैं पहली दफा नहीं पढ़ा, ये जो क्वेश्चन कमेंट्स पढ़े तो मुझे अंदाजा होगा कंटेक्स्ट का, आपको नहीं होगा, तो आपका परेशान होना कोई जरूरी नहीं है, आप जब पूरा केस पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको इसका कंटेक्स्ट समझ आ जाएगा। अभी के लिए बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉइंट 3, कंट्रीज ओन R&D, कंपनीज और R&D पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी आर इंटरनल कैपेबिलिटी स्वॉट्स हैं। हाँ, वो ये कह रहा है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही होगी ना, अगर क्वेश्चन में वो ये कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपको याद है स्वॉट एनालिसिस में रेलेवेंट पॉइंट था, तो वो कहता है ये स्वॉट से ज्यादा क्लोज है पेस्टल की निस्बत, ठीक है, पेस्टल में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो है वो अंडर प्रोसेस है और कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स जो है इस सेक्टर में इंट्रोड्यूस कर सकती है। पेस्टल एनालिसिस में भी टेक्नोलॉजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है ये ज्यादा रेलिवेंट किससे है भला, स्वॉट। और जो इसने बेसिकली एग्जाम टिप बताई है ना, वो चूंकि ज्यादातर क्वेश्चन पेस्टल स्वॉट के इकट्ठे होते हैं, इसलिए दोनों के पॉइंट उसने इकट्ठे बनाए। आप शायद इस वजह से कंफ्यूज होंगे कि क्योंकि पेस्टल के हवाले से कंपैरेटिवली पॉइंट लेस रेलिवेंट है, स्वॉट के साथ ये ज्यादा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला है, हमने स्वॉट में पढ़ा था ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो पॉजिटिव था नेगेटिव था, पॉजिटिव था, और वो स्ट्रेंथ थी, ठीक है ना, कंपनी की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जी। और कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया ये, यानी कि टिप्स में क्या बता रहा है कि ये फैक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला स्वॉट से ज्यादा रिलेटेड है पेस्टल की निस्बत। आगे चलते हैं हम, कीड़ा कहां से लग गया, इकोलॉजिकल फैक्टर, ये समझ आ रहे हैं आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। चलिए आइए फिर डायरेक्ट पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। इसके साथ लीगल फैक्टर्स थे, कितने स्टूडेंट ने रीड किया, जरा सच्चा बता, कितने स्टूडेंट रीड करके आए, गुड, चले आधे स्टूडेंट तो रीड कर, बाकी स्टूडेंट भी इसको रीड कर लीजिएगा। वैसे अगर आप डायरेक्ट केस स्टडी पे चले जाएं तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब प्रोस डिस्कस, लेकिन मेरा मशवरा क्या है, पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन कोई पॉलिटिकल से रिलेटेड चैप्टर 1 कहाँ, उसकी तरफ मैं आता हूँ, चैप्टर 1 पहले ये केस स्टडी कर लूँ, फिर हम चैप्टर 1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पास लेते हैं, इसके बाद हम पास्ट पेपर की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, कम से कम 2 केस स्टडीज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके पास बुक है ना केस स्टडी, चलिए अभी आप इसको गो थ्रू कर लें क्विकली, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा, जब तक मैं क्वेश्चन सेटअप करता हूँ फिर हम इसकी डिस्कशन करते हैं। पॉज कीजिएगा जी, स्टार्ट करते हैं अब हम केस स्टडीज। सबसे पहले पहली केस स्टडी अभी आपके सामने आने वाली है, ये आ गई, ऑटो प्रो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखें, पार्ट ए में क्या कह रहा है, पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करना है, ठीक है, परफॉर्म ए पेस्टल एनालिसिस। ये आपके वॉल्यूम चैप्टर है जी, आपका चैप्टर 5, चैप्टर 5 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 4 बुक के, स्प्रिंग 25 का क्वेश्चन 4। कैसे पता चला पेस्टल एनालिसिस का क्वेश्चन है, पार्ट ए। और पार्ट बी में क्या कह रहा है,
स्वॉट एनालिसिस। एक था रिक्वायरमेंट को पढ़े ताकि अंदाजा हो जाए। परफॉर्म ए पेस्टल एनालिसिस ऑफ ऑटो प्रोज ऑपरेशन इन पाकिस्तान ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। पाकिस्तान कोई कंपनी का नाम उसने, कंट्री का नाम बताया उसने। और कंडक्ट ए स्वॉट एनालिसिस फॉर कंपनी लेवल पे भी एनालिसिस पूछ रहा है, दोनों करेंगे। सी में कैन एक्सप्लेन, ये छोटी मोटी रिक्वायरमेंट बात को ऐड कर देता है। हाउ ए बिल्ट इन, कभी कहेगा कि स्वॉट एनालिसिस में ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, थ्रेट है, बताओ इसको कैसे काउंटर करोगे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे, या जो आपकी वीकनेस है इसकी कोई सजेशन दे दो, छोटी मोटी। फिर वो जो स्वॉट एनालिसिस में कोई ना कोई इशू होगा या पेस्टल में कोई ना कोई इशू होगा, पार्ट सी में क्या कहेगा, मुझे इसका हल बता दो 1-2 लाइन में। Explain how a built-in app in AutoPro's cars that displays real-time charging station location and availability could benefit AutoPro। AutoPro को कैसे बेनिफिट कर सकती है रियल चार्ज। बताइए अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। हाँ, पहले पेस्टल के लिहाज से पूरा एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद स्वॉट के। पेस्टल के लिहाज से स्टार्ट करें। AutoPro ए लीडर इन इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सिंस 2001। अगर मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा होता ना, तो शायद मैं इसको स्ट्रेंथ में लेता, किस इंफॉर्मेशन को, लीडर को। ठीक है जी। ए लीडर इन इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सिंस 2001 हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम फ्यूल एफिशिएंट गैसोलीन कार्स टू हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न। बताइए हमारा पेस्टल में किसी से रिलेट करता है फैक्टर से, क्या, इकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूल गैसोलीन कार्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करेगा, will have positive impact on environmental concerns या environmental factor या on environment, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। क्लियर, क्लासिफिकेशन कर लिए, इंपैक्ट बता दिया। या विल रिड्यूस कार्बन इमिशन, विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसको अंडरलाइन कर लें, क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इसके साथ क्या लिख लें, ई। क्या, E1 लिख ले, कुछ लिख ले, हाँ E2 लिख लें, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल वाला ई बाद में आता है ना, हाँ जी, इकोनॉमिक वाला पहले आता है, तो इन्वायरमेंटल वाले को E2 लिख ले। The government of Pakistan supports this shift by offering 5-year tax breaks for investment exceeding $20 million and enforcing strict safety regulations। जरा बताइए, 5-year टैक्स ब्रेक, ये इंफॉर्मेशन एज इट इज उठा के किधर क्लासिफाई करनी है, पॉलिटिकल फैक्टर। शाबाश। और ये क्या करेगी, ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी, ये बिजनेस एक्सपेंस को कम करेगी। इंपैक्ट क्या होगा, हाँ बिल्कुल, इसको अंडरलाइन करके लिख दे इसके साथ पी, टैक्स ब्रेक। भाई अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई मैंने क्या समझाया आपको, आप फिर उसी बात पे परेशान हो रहे हैं। एक फैक्टर एक से ज्यादा कैटेगरीज में आ सकता है। अभी इसको फिलहाल पॉलिटिकल में तो लिख दें, लिख दिया पी, फिर इसके साथ प्लस ई भी लिख दे, E1। E1 क्यों लिखवाया, ठीक है। और टैक्स लॉ चूंकि लीगल रिक्वायरमेंट से भी, टैक्स जो है लीगल रिक्वायरमेंट से भी रिलेट करता है, तो इसको आप एल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लीगल फैक्टर किसी हद तक कम है, मतलब उसका इंपैक्ट कम है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी ज्यादा फैक्टर्स होगा तो चाहे लीगल वाला पॉइंट ना लिखें इसमें, लेकिन ये 3 कैटेगरीज को अफेक्ट कर सकता है। 2 आपको जरूर लिखनी चाहिए, एक पॉलिटिकल वाले, एक इकोनॉमिक, ये तो जरूर लिखनी चाहिए। लीगल वाली मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर भी है इसी सेंटेंस के अंदर, वो कौन सा है, स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस। ये आ गया लीगल फैक्टर, इसके साथ लिख दे। अच्छा, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बिजनेस विल हैव टू कंप्लाई विद दीज एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस विल हैव टू कंप्लाई विद एडिशनल। यहां तक क्लियर, गिनते जाना है बाप ने, कितने फैक्टर हो गए हैं, 4। टैक्स वाले को मैं 2 गिन रहा हूं, नायक ने 4।
4 ही हुए ना। आगे, द ईवी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट। अगर मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा होता ना तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी में लेता, लेकिन मैंने भी लिया। विद इनोवेशंस लाइक एप्स, टेरा 360 चार्जर्स एंड इनहेंस सिक्योरिटी थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हाँ, अब बताइए ये क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, कि इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। A company will have to be technologically advanced in this area. Your company will have to introduce, your company will have to adopt advanced technology. इंडस्ट्री में आ रही है, क्लियर? आगे चल, तो इसमें किसको अंडरलाइन करेंगे? इनोवेशंस को अंडरलाइन कर लें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कर ले, ये सबसे पावरफुल वर्ड है इसमें। However, challenges such as political instability, ये किधर जाएगा? पॉलिटिकल लिख लें पी। इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक फैक्टर में देखिए, इसका मतलब एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल, एक कंसेप्ट ये था, एक फैक्टर दो कैटेगरीज में आ सकता है, एक कंसेप्ट ये था। अब ये और कंसेप्ट है, ये क्या है? एक लाइन में एक से ज्यादा फैक्टर्स डिस्कस हो सकते हैं। इकोनॉमिक में डिसरप्शन इन लिथियम इंपोर्ट्स फ्रॉम स्वाज़ीलैंड पोजेस सिग्निफिकेंट हर्डल्स, पर्टिकुलरली इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट लाइक पाकिस्तान। अब देखिए, इंपोर्ट करने में डिफरेंट हर्डल्स हैं। अब बताइए, इंपोर्ट करने में हर्डल्स क्यों होंगे भला? पॉलिटिकल फैक्टर। ये चीज गवर्नमेंट ने उसको आसान नहीं किया सिस्टम को। लेकिन डिसरप्शन इन लिथियम इंपोर्ट्स, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, डिसरप्शन इन इंपोर्ट्स। और फिर इसके साथ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, ये कौन सा? हाँ, इकोनॉमिक। पॉलिटिकल की आवाज आई थी मुझे कहीं। हाँ, पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक है। कंफर्टेबल है? प्राइस सेंसिटिव मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जिसमें प्राइस थोड़ी सी चेंज हो तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाता है। नहीं, वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, वो होती है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। मार्केट में रिसेशन होगा, वहां पे लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। नहीं, सोशल मार्केट, प्राइस सोशल एलिमेंट कभी नहीं हो सकता। प्राइस के ऊपर फोकस करें, प्राइस सेंसिटिव है। अगर वो होता ना कि कल्चरल हमें कोई फैक्टर बताता, कि जैसे वो कहता जी ईद के करीब डिमांड बढ़ जाती है सीजन में, फिर हम उसको सोशल कहते हैं, क्योंकि ये रीजन कल्चरल होती। यहाँ पे जो डिमांड चेंज हो रही है प्राइस की वजह से हो रही है, ये इकोनॉमिक फैक्टर। आगे, डिस्पाइट दिस चैलेंजेस ग्लोबल ईवी डिमांड परसिस्ट ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल कंसर्न। ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, ये एनवायरमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा उसको घुमा के डिस्कस कर रहा है, कोई जरूरत नहीं इसको दोबारा डिस्कस करने की। नेक्स्ट, Autopros advanced battery technology enhance ranges and efficiency, yet Pakistan's inadequate charging infrastructure। वो कह रहा है जो टेक्नोलॉजी एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एनहेंस रेंज एंड एफिशिएंसी। ऑटोप्रो के पास बैटरी टेक्नोलॉजी एडवांस है। रेंज का मतलब क्या है? ज्यादा स्टोरेज होती है, ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। एक वर्ड होता है रेंज एंग्जाइटी, वो क्या होता है भला? कि आप सफर शुरू करें, आपको डर हो कहीं रास्ते में पेट्रोल खत्म ना हो जाए। कभी ऐसा होता है कि रेंज एंग्जाइटी इसको बोलते हैं। इसका वर्स्ट केस हमने देखा था, वो जो केस था मोटरवे वाला। हाँ, अब ठीक है, तो रेंज एंग्जाइटी। अच्छा, आगे कहता है हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो, हमारी टेक्नोलॉजी बैटरी की अपग्रेडेड है। अगर मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा था तो इसको स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाता, लेकिन पेस्टल में ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी। लेकिन हमने शायद ये इस मार्केट में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज हो रही हैं, ये ऑलरेडी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेम पॉइंट दोबारा है, रिपीट करने की जरूरत। हाँ, कोई अदर रीजन आ गई तो फिर आप उसको लिख सकते हैं, एक जगह पे पॉजिटिव था या दूसरा फैक्टर आगे चल के कोई नेगेटिव आ गया या कोई डिफरेंट फैक्टर आ गया, उसको उस कैटेगरी में लिख सकते हैं। लेकिन सेम फैक्टर अगर दोबारा डिस्कस हो रहा हो उसको रिपीट नहीं करना।
हाँ बिल्कुल, आप इसको ये भी कर सकते हैं। इसमें तो हमने इग्नोर कर दिया पेस्टल में। क्यों इग्नोर कर दिया? टेक्नोलॉजी बेस्ड मार्केट है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सही है ना। लेकिन जब हम स्वॉट एनालिसिस में जाएंगे, ये चूंकि इंटरनल है और स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ में क्लासीफाई होगा, लेकिन अभी हम नहीं सोच रहे। अभी सिर्फ मैं आपको रेफर इसलिए करवा रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको लग रहा होगा सर बिजनेस के लिए रेलिवेंट है, हम उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी इस जो पेस्टल एनालिसिस है उसके हवाले से इरेलीवेंट है। फिर कह रहे हैं पाकिस्तान से इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, कंट्रीब्यूट टू कंज्यूमर एंग्जाइटी। अब ये क्या होगा? क्या ये पेस्टल के हवाले से रेलिवेंट है? क्या है रेलिवेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी मुल्क में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, बताइए कहां क्लासिफाई होगा? सोशल का ताल्लुक लोगों से, लोगों के बिहेवियर से होता है, इकोनॉमिक फैक्टर होगा ये। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर नहीं हो सकता अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना। हाँ, ये नहीं पता इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है। अगर फर्स्ट कीजिए, वो कहता मोबाइल टावर लगे हुए हैं, चार्जिंग स्टेशन है जगह जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये हो सकती है। तो क्या इकोनॉमिक नहीं, मेरा ख्याल है इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। मुझे भी ये लगा, हालांकि क्लियरली डिसीजन नहीं हो पा रहा मेरे जहन में। असल में पॉलिटिकल भी आ रहा है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। एक मेरे में पॉलिटिकल आ रहा है और एक टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। जैसे मोबाइल टावर्स लगे होते हैं जगह जगह, ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, यूज को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं बहरहाल अब यहाँ पे थोड़ा 50-50, मैं ये सारा थॉट प्रोसेस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आपको भी ये इशू फेस करना पड़ेगा कभी कभी। दो फैक्टर्स आपके जहन में सामने आएंगे, आपने एनालिसिस करना है। यहाँ पे मेरे ख्याल में जो ज्यादा मुझे लग रहा है ना जजमेंट की बेस पे, वो टेक्नोलॉजिकल लग रहा है। हाँ, ओवरऑल क्वेश्चन का ये आर्गुमेंट भी अच्छा, ऑटोमोबाइल का है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ऑटोमोबाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली। गुड, ये अच्छा पॉइंट, अच्छा दिया है। आगे चलते हैं, हाइक। भाई यहां तक पहुंच गए हम, तो क्या फैसला किया हमने? ये बैटरी टेक्नोलॉजी वाला तो हमने यूज नहीं करना, आगे बढ़ चुके हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किधर आएगा? टेक्नोलॉजिकल में, ठीक है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर से चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिफिकल्ट होगी, रेंज एंजाइटी बढ़ेगी। हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप फास्ट चार्जिंग स्टेशन, ये क्या जी? इकोनॉमिक फैक्टर। डिपेंडेंसी ऑन ए सिंगल वेंडर फॉर सप्लाई क्रिटिकल बैटरी कंपोनेंट्स, ये क्या होगा? ये मेरा ख्याल है पेस्टल में नहीं, रिलेट ही नहीं करता पेस्टल। उसने बैरियर का लफ्ज बता दिया, बैरियर के लफ्ज से मुझे फौरन क्लिक हो गया, क्या? स्वॉट एनालिसिस। क्या है ये? वीकनेस क्या थ्रेट है? मुझे थ्रेट लग रहा है, एक्सटर्नल है ना, बैरियर थ्रेट। ऑन द पॉजिटिव साइड 30% राइज इन ग्लोबल गैसोलीन प्राइस इन 2024 इज पुशिंग मोर पीपल टुवर्ड्स ईवीज, ये क्या है? हाँ, ये इकोनॉमिक फैक्टर। कैसे? गैस प्राइसेस इंक्रीज से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आएंगे, जैसे आजकल पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है वार की वजह से। इसका फर्दर मोर पाकिस्तान हेल्थ एंड एनवायरमेंट कमेटी इज आल्सो वर्किंग ऑन स्ट्रिक्टर लॉस एंड फाइन्स टू इंप्रूव ईवी सेफ्टी एंड रिड्यूस पोल्यूशन। अब ये क्या है भैया? लीगल फैक्टर, शाबाश। ना एनवायरमेंट में अलग डिस्कस करेंगे अगर आपने करना है तो। यहां पे वो कह रहा है लॉज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हाँ जी, जो कि पोल्यूशन को कम करेंगे। तो ये लॉज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, फोकस लॉज के ऊपर है, ये लीगल फैक्टर में आएगा। हाँ हाँ, आप इसको नहीं, पॉलिटिकल लॉज जब क्लैरिटी के साथ बता दे कि लॉ इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो ये लीगल होगा। क्या ये पॉलिटिकल या एनवायरमेंटल हो सकता है? हालांकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो आप लिख सकते हैं, लीगल में लाजमी लिखना है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो पॉलिटिक्स में भी आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को। इससे ये पता चल रहा है फेवरेबल लॉज इंट्रोड्यूस, या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाह रही है।
नहीं, लॉ इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया? अगर आपने नहीं इम्प्लीमेंट नहीं भी किया, क्या बिजनेसमैन के लिए रेलिवेंट होगा? क्या बिजनेस ये सोचेगा अगर गवर्नमेंट अभी लॉ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ लेकिन कर सकती है? तो कंसीडर हमने करना है अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में। मिलेनियल्स इन पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ ईवीज with 72% प्रेफरिंग them over ट्रेडिशनल कार्स। ये बताइए, सोशल लोगों की प्रेफरेंस जो होती है ना, वो सोशल एलिमेंट्स है कि किस चीज को प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल क्या है, कौन सी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक जगह पे था, अब ये मैं एग्जांपल ये बता रहा हूं जहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। एक ही फैक्टर मल्टीपल कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज में लग रहा होता है कि जाएगा। क्वेश्चन में उसने कहा कि यंग जनरेशन प्रेफर कर रही है मोबाइल्स के जरिए से बाइंग सेलिंग करना। यंग जनरेशन मोबाइल के जरिए बाइंग करना पसंद करती है। बताइए सोशल फैक्टर या टेक्नोलॉजिकल? हाँ, दोनों। सोशल किस वजह से? यंग जनरेशन प्रेफर कर रही है, उनका एटीट्यूड। टेक्नोलॉजिकल किस वजह से? टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जहां पे कहीं आपको अगर कंफ्यूजन हो, दो जगहों पे लग रहा हो, तो इसका मतलब है वो फैक्टर वाकई दोनों को अफेक्ट कर रहा है। इसमें एक ऑप्शन तो ये होती है, अब मैं कैसे डिसीजन करता हूं, अगर मेरे पास दूसरे फैक्टर सफिशिएंट हो ना, तो फिर मैं जो इसमें से मोस्ट लाइकली फैक्टर होता है उसे एक में क्लासीफाई करता हूं। अगर मेरे पास फैक्टर्स कम हो तो फिर मैं दोनों में क्लासीफाई कर देता हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन डिफरेंट देता हूं। फैक्टर सेम होगा दोनों जगह पे, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी। सोशल में मैं लोगों की प्रेफरेंस की बात करूंगा और टेक्नोलॉजी में मैं यूज ऑफ मोबाइल्स की बात करूंगा। बस समझ रहे हैं बात? थोड़ा ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं आपको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दूं, उधर जैसे ड्राइविंग सिखानी है, जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दूं, आपकी जो असल रिफाइनमेंट होगी ना, मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा क्या करना है। असल रिफाइनमेंट कैसे होगी? प्रैक्टिस से होगी। जब आप खुद उस प्रोसेस से 2-3 दफा गुजरेंगे, आपको पता चल जाएगा इधर ये मसला आता है, इसका ये हल करना है, ये मसला आता है, इसका ये हल करना है। एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग प्लान भी आपको सपोर्ट करेंगे, वो बताएंगे कि क्या करना है। एग्जामिनर कमेंट्स में जिस चीज को वो गलत कह रहा है, उसका मतलब है हमने उससे बचना है। नेक्स्ट कह रहा है, दिस परफेक्टली लाइंस विद ऑटोप्रो's मिशन टू फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड कंप्लायंस विद सेफ्टी एंड इमिशन स्टैंडर्ड्स। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट उसने दिया। इसमें कोई कंपनी के मिशन के बारे में बात कर रहा है, कोई कंट्री के बारे में ज्यादा एनवायरनमेंट की बात नहीं। कंपनी सस्टेनेबिलिटी को फोकस कर रही है। भाई ये क्लियर हो गया? बताइए कितने फैक्टर्स हैं? लास्ट लाइन का मेरे ख्याल में कोई हमारे पैसल पे कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि ये लाइन उसने कंट्री के बारे में नहीं दी, ये इंफॉर्मेशन कंपनी के मिशन के बारे में। जी कितने फैक्टर्स हो गए? लगभग एक फैक्टर का कोई 0.75 मार्क होता है, कमी बेशी हो सकती है लगभग। मार्किंग प्लान देखेंगे ना, तो जरा मुझे बताइए, इसका मतलब है 7 है, 7 को डिवाइड करें 0.75 से, मल्टीप्लाई बाय 4/3, 3 दूनी 6, क्या कोई 9-10 फैक्टर्स होने चाहिए। 10 को फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर्स हैं? 10 को 13 बन गए। बेहतरीन है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो मार्किंग प्लान में तौर पे मार्किंग क्या होती है? 0.75 पर फैक्टर। 0.5 है, 6.5 है, एक आधा आप डबल कर ही देंगे। ठीक है, आप ये जो कैलकुलेशन करेंगे 0.75 से, कहीं पे मैंने बताया ये पक्का नहीं है, कहीं पे 0.5 होगी, किसी क्वेश्चन में शायद 1 हो। आपने ये एक टारगेट बनाना है कि मेरा इतने पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो क्या क्वेश्चन को दरमियान में छोड़ देंगे? नहीं, कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर? अब दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। अब कैसे करेंगे भला हम? स्वॉट। शाबाश। इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल फैक्टर में आ सकती है, इकोलॉजिकल फैक्टर में आ सकते हैं। हाँ ये ठीक है, लिख सकते हैं कि आप ये जो सेक्टर है ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, लिख सकते हैं। अब हम स्वॉट एनालिसिस, अब हमने अपना माइंडसेट क्या बनाना वाला? पेस्ट एनालिसिस का नहीं, कौन सा? स्वॉट एनालिसिस का। ऑटोप्रो ए लीडर इन इको फ्रेंडली, बताइए कौन सा लफ्ज अहम है? लीडर। ये स्ट्रेंथ हो गई। इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग सिंस 2001 हैज ट्रांजिशन फ्रॉम
fuel efficient gasoline cars to hybrid and electric vehicles to address environmental concern. अब ये environmental concern को address कर रहा है, ये मेरा हाल है स्ट्रेंथ में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो इसके साथ भी ऐसे लिख लें. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान supports this shift by offering 5-year tax break for investment exceeding 20 million. अब ये क्या है? अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस. ये क्या होगा? ये थ्रेट. शाबाश. ईवी इंडस्ट्री ग्रोइंग फास्ट. Opportunity with the innovations like apps, Terra 360 chargers and enhanced security through blockchain technology. अब ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कर रही है कि कंपनी ये फैसला करे. ये कंपनी के बारे में तो नहीं बताया, ये वी हैव या वी मे हैव. तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं. यहाँ पे सिस्टम हमारा सिक्योर होगा इन टेक्नोलॉजीज के जरिए से. However, challenges such as political instability, ये क्या है? Economic issues, disruption in lithium imports, threat, particularly in price sensitive market, ये भी threat है, negative है जो इफेक्ट कर सकता है. Despite these challenges, global EV demand persists, driven by environmental concern. ये अपॉर्चुनिटी है कि ग्लोबल डिमांड भी है, लोकल है, ग्लोबल डिमांड भी है. ऑटोप्रोस एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, ये क्या? यूज एनहांस रेंज एंड एफिशिएंसी, क्या है? स्ट्रेंथ. शाबाश. Yet Pakistan's inadequate charging infrastructure contribute to consumer range anxiety. ये क्या है? ये थ्रेट. वीकनेस तो नहीं है. हाँ, शाबाश. अच्छा, ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया स्पॉट एनालिसिस, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस की हुई है. नेचुरल जिस चीज की प्रैक्टिस की हो आसान हो जाता. हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप फास्ट चार्जिंग स्टेशन एंड डिपेंडेंसी ऑन ए सिंगल वेंडर, ये क्या होगा? वीकनेस. हाँ जी, डिपेंडेंसी तो चले वीकनेस है. ये जो हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, ये एक्सटर्नल फैक्टर लग रहा है मुझे, या फ्यूचर में अफेक्ट कर सकता है. ये मुझे लग रहा है ज्यादा थ्रेट से रिलेट करता है. ऑन द पॉजिटिव साइड, 30% राइज इन ग्लोबल गैसोलीन प्राइस इज पुशिंग मोर पीपल टुवर्ड EVs. अपॉर्चुनिटी. Furthermore, Pakistan's Health and Environment Committee is also working on stricter laws and fines to improve EV safety and reduce pollution. Threat. लेकिन ये ऊपर कहीं डिस्कस कर चुका है ये कि वो लॉज बना रही है गवर्नमेंट सख्त ला, ये स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन. तो अलग से नहीं, इस इंफॉर्मेशन को उसके साथ मर्ज कर दें, अलग से पॉइंट ना बनाएं. नेक्स्ट, मिलेनियल्स इन पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ EVs. Opportunity with 72% preference. This perfectly aligns with mission. ये रूटीन की बात. तो इसमें कितने फैक्टर्स हो गए हमारे में? काफी हो गए. इसमें तो आप ऐसे बताते गए, नोट करने का भी टाइम नहीं मिला. गुड, अच्छी प्रैक्टिस है इसका मतलब. तो गुड, कुछ समझ आ रहा है कैसे अटेम्प्ट करना है आपने? कंफर्टेबल. एक और क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि देखिए 1 और 2 चैप्टर वो रिप्रोडक्शन वाले हैं, वो रटे वाले हैं. ठीक है, ये केस स्टडी है. आगे चलते हैं. मैं नेक्स्ट क्लास से स्टूडेंट आए तो उन्हें बिठा दीजिएगा सर. अच्छा, एक्सप्लेन हाउ ए बिल्ट इन ऐप इन ऑटोप्रोस कार दैट डिस्प्लेस रियल टाइम चार्जिंग. वो कह रहा है गाड़ी के अंदर ऐसा सिस्टम लगाएं कि इर्द गिर्द अगर करीब कोई चार्जिंग स्टेशन है वो पता चल जाए इनको. कैसे बेनिफिट करेगी ये कंपनी को? ये क्या ये फीचर होना चाहिए गाड़ी के अंदर ही कि इर्द गिर्द जितने भी EV स्टेशन हैं करीब तरीन कौन से वाला है, पता कैसे बेनिफिट होगा जी? नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो पूछ रहा है कि ये कैसे बेनिफिशियल है. रेंज एंग्जाइटी को रिड्यूस करेगा. लोग पहले से अंदाजा लगा लेंगे कि भाई हम अपने नेक्स्ट जो चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते. ये एक तरह से वैल्यू एडेड सर्विस होगी कंपनी के कंज्यूमर्स के लिए. ठीक है, ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए इनडायरेक्टली कंपनी को सपोर्ट करेगा प्रोडक्ट्स को सेल करने में. नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, चैप्टर 5, क्वेश्चन 5. ये कौन सी अटेम्प्ट का? स्प्रिंग 24. अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा. देखिए इसमें भी
पेस्टल एनालिसिस भी पूछा, लाजमी नहीं है हमेशा ऐसे पूछेगा, उसकी मर्जी है, लेकिन कई दफा वो अक्सर पेस्टल और स्वाट का एक ही क्वेश्चन देके एनालाइज करवाने के लिए कहता है। परफॉर्म पेस्टल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक मोबाइल इंडस्ट्री इन पोलैंड और कंडक्ट स्वाट एनालिसिस फॉर ये, यानी देखिए पेस्टल एनालिसिस किसी कंट्री के अंदर करवा रहा है और जो स्वाट एनालिसिस है वो कंपनी का करवा रहा है। नोट किया आपने ये बात, क्योंकि उनका स्कोप ही स्टडी का वो है। पहले कौन सा करें? पेस्टल। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल is a renowned multinational company is currently considering the establishment of an electric, ये वही आ गई, assembly plant in Poland। बताइए ये क्या कोई इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री उसने दिया, हालांकि डिफरेंट होती तो ज्यादा अच्छा था। बहरहाल तो क्या ये पेस्टल एनालिसिस में कोई रेलेवेंट फैक्टर है? नहीं, मुझे नहीं लगा। उसने कंपनी के कंट्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इकोनॉमी के बारे में। With manufacturing and assembly plants spread across various countries, EA aims to capture the growing market for electric vehicles। Growing market है, economic factor, शाबाश, पहला ही आ गया, आप गिनते जाइएगा। Proposal includes selling a specific number of electric cars locally in Poland and exporting the remaining production to various parts of the world। अब ये एक्सपोर्ट जो है करनी है, ये पॉलिटिक्स, शाबाश। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सी पॉलिसी है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, इसमें हम गवर्नमेंट डिपेंडेंट हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर। इसके बाद EA स्ट्रेटेजिक मूव इज ड्रिवन बाय द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटीज इन पोलैंड। अब यानी कंपैरेटर कोई नहीं है, ये कौन सा फैक्टर होगा? इकोनॉमिक फैक्टर। कंपैरेटर नहीं है ना। बेनिफिट प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कैटर टू द इवॉल्विंग प्रेफरेंस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। हाँ, प्रेफरेंस सोशल में आएगा। सोशल में कैसे आएगा भाई? लोगों की जो प्रेफरेंस होते हैं ना, वो किस चीज को पसंद कर रहे हैं, वो हमेशा सोशल फैक्टर है। प्रेफरेंसेस हमेशा सोशल फैक्टर्स होंगी। विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक कार्स आर पोजीशन्ड नॉट ओनली एज एफिशिएंट मींस ऑफ प्रोडक्शन, ये एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट आल्सो एज लाइफस्टाइल चॉइस एंड स्टेटस सिंबल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये सोशल आ गया, लाइफस्टाइल चॉइस और स्टेटस सिंबल। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या ये कोई फैक्टर है? एफिशिएंट, मुझे एफिशिएंट से मुराद मुझे तो ये लग रहा है कि सस्ते में बढ़ रही है, बन रही है, ट्रैवलिंग करना आसान है, लो कॉस्ट की तरफ इसका इशारा है। एफिशिएंट से मेरे ज़हन में आ रहा है इसका इशारा लो कॉस्ट की तरफ है, मैं इकोनॉमिक में क्लासीफाई कर रहा हूँ। इन स्टूडेंट का ख्याल ये है कि सर एफिशिएंट जो है ये, इससे मुराद ये है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका लो है। एफिशिएंट से मुराद ये है कि पोल्यूशन नहीं होगी इसकी वजह से। नहीं, स्टेटस सिंबल आगे वो तो जाएगा सीधा सोशल में, उसकी बात नहीं कर रहे। ये एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। ये किधर है? एफिशिएंट से क्या मुराद है? लो कॉस्ट या लो पोल्यूशन? लो कॉस्ट अगर आपके ज़हन में आ रहा है, देखा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इसे लो कॉस्ट के साथ रिलेट करते हैं तो कौन सा फैक्टर में लेके जाएंगे? इकोनॉमिक में। और अगर आप इसे लो एनवायरमेंटल इंपैक्ट की तरफ लेके जाते हैं तो फिर इकोलॉजिकल फैक्टर्स में जाएगा। भाई बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट ज्यादा होगी? नहीं भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्वेश्चन के अंदर क्या उसने इंफॉर्मेशन में कहीं भी ये बताया है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग के महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी है कि जो ट्रेडिशनल कार होती है या हाइब्रिड वो महंगी है? नहीं बताया। तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है उसको आपने सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना। ये पहले उसने कमेंट्स में हमने सीख लिया था। EA's target demographic in Poland consists of individuals seeking eco-friendly alternative। डेमोग्राफिक्स होता है कि पॉपुलेशन
कैसे डाइवर्सिफाइड है, कि इसमें यंगस्टर्स कितने हैं, ओल्ड एज वाले लोग कितने हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में पॉपुलेशन की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है, ठीक है। एशियन कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है ये समझा जाता है ज़्यादा बैलेंस है, क्योंकि इसमें जो है वो कोई नॉर्मली जो बर्थ रेट है वो हाई है या रीजनेबल कह ले। वेस्टर्न कंट्रीज में बर्थ रेट लो है, वो अक्सर अपने मैन पावर ना होने का प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। ये क्यों? देखिए मसले मसाइल आपको नजर आते रहते हैं ना कभी एशियंस के बारे में, भाई इसने उधर जाके ये जुर्म कर दिया, ये नेगेटिव न्यूज़ मिलती जाती है ना। इसके बावजूद वो कंट्री जो है वो मैन पावर को बुलाती हैं, काम करवाती हैं। क्यों? उनके पास अपनी लोकल मैन पावर नहीं है, ये डेमोग्राफिक्स है। तो डेमोग्राफिक इन पैलेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सीकिंग इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, यानी जो पॉपुलेशन है, जो जनरेशन है, वो क्या कर रही है, वो ऐसे जो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव को पसंद कर रही हैं। ये इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव ये क्या होगा? सोशल फैक्टर, क्योंकि वो पसंद कर रहे हैं लोग वहां। राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस, इकोनॉमिक फैक्टर, डिस्पाइट द समवट अनस्टेबल पॉलिटिकल और एंड इकोनॉमिक कंडीशन। एक ही फ्रेज के अंदर दो डिफरेंट फैक्टर नोट कर रहे हैं उसका तरीकाकार। जो अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस है ये कहां आएंगे, और अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन। द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टॉल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर, पॉलिटिकल फैक्ट, बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशंस। ये पॉलिटिकल भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक भी कर सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ये तो कंफर्म पॉलिटिकल है। अब इसका टैक्स एग्जेम्पशन, ये पॉलिटिकल भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक, लीगल भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, वो थोड़ा रिमोट हो जाता है। एंड स्ट्रेंथनिंग इमिशन रेगुलेशंस, अब ये क्या है? लीगल। शाबाश। अलाइनिंग विद ईएज एक्सपेंशन प्लान, ठीक है, यानी उसका कोई एक्सपेंशन, ये कंपनी का अपना प्लान है, ये आपको पता है एंड पे वो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह की देता है, जिसका क्वेश्चन में रेलेवेंस नहीं होता, लाजमी नहीं है, लेकिन दिस वेंचर नॉट ओनली प्रॉमिसेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पॉपुलेशन। ये क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटी सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा? जॉब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही हैं, सोशल होगा। मेरे से पता नहीं क्यों इकोनॉमिक आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेट कितने स्टूडेंट के ख्याल में सोशल है, कितने ख्याल है इकोनॉमिक है? अब फैसला किस में होगा भला? आप कोई सा भी चूज कर लें, आपने एक्सप्लेनेशन फिर उसके लिहाज से रेलिवेंट देनी है। देखिए आप उसको सोशल में भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा में से इकोनॉमिक, लेकिन एक्सप्लेनेशन फिर आपने रेलिवेंट देनी है। लोकल पॉपुलेशन एड्रेसेस द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न बाय इंट्रोड्यूसिंग, बट आल्सो एड्रेस। अब इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न जो है ये क्या है? इकोलॉजिकल इंट्रोड्यूसिंग, लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न है पॉपुलेशन के, ठीक है, ये सोशल में भी तो नहीं आ सकता, ठीक है। एनवायरमेंटल, इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू द मार्केट। कितने फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया? 16 to 17। अच्छा, टारगेट कितना था हमारा भला? 8 डिवाइडेड बाय 0.75, यानी 8 मल्टीप्लाई 4 बाय 3, 3 3 9 3 12 के करीब होने चाहिए, 12-13 के करीब, ठीक है। अच्छा भैया इसकी मार्किंग स्कीम जरा बताइएगा कितनी है? 0.75 है कि 0.5 है? 0.75 है इसमें। हाँ, अब देखें ये अनफेयर है। आई क्या, किसी क्वेश्चन में 0.5 है, किसी में 0.5 है, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में बैठ के? जो अच्छी इंटरनेशनल बॉडी, मतलब आई क्या भी अच्छी बॉडी, मैं नहीं, पर्सनल मेरे व्यू अलग है बहरहाल, लेकिन इंटरनेशनली और ऐसी बॉडीज हैं जो एग्जामिनेशन सिस्टम में, मेरा जाती ख्याल है आईकैप से आगे है। एग्जामिनेशन सिस्टम की हद तक बात कर रहा हूँ और एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आईकैप से बहुत आगे है। कुछ इंटरनेशनल बॉडीज ऐसी भी है, एजुकेशन एग्जाम, बाकी ओवरऑल नहीं बात कर रहा। तो वो क्या करती है, वो यहाँ पे बता देती हैं कि भैया कितने फैक्टर्स बताने हैं, स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि वो ना तो उसको ज्यादा टाइम, जरूरत से ज्यादा टाइम दे, ना कम, वरना आता होगा बच्चा कम करके 0.75 के हिसाब से कैलकुलेशन करके पॉइंट लिख देगा, घर देखेगा 0.5 होंगे। तो इसलिए बेहतर होता है कि जो आप कैलकुलेशन करें, क्योंकि आई कैप आपको गाइडेंस नहीं दे रहा कि कितने फैक्टर आइडेंटिफाई करना है,
तो जो आप कैलकुलेशन करें वो टारगेट हो मिनिमम, अगर उससे ज्यादा फैक्टर आए तो जरूर करें। लगे हाथ तो स्वॉट एनालिसिस भी हो जाए, क्या हर्ज है। चलिए अब दोबारा हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन अब की बात सिर्फ Electric Automobile, a renowned multinational company, is currently considering the establishment of an electric car assembly plant in Poland. Renowned multinational company, strength, शाबाश, with manufacturing and assembly plants spread across various countries. अब ये ऊपर हम क्योंकि इसको स्ट्रेंथ में डिस्कस कर चुके हैं, अलग से नहीं करना। वेरियस कंट्री और मल्टीनेशनल एक ही बात है। ये aims to capture the growing market for electric vehicles. Opportunity. Proposal includes selling a specific number of electric cars locally in Poland and exporting the remaining production to various parts of the world. Export opportunity. ये strategic move is driven by the absence of electric car assembly facilities. ये क्या है? Opportunity के मार्केट में कोई कंपेटिटर नहीं है। खुद भी लिखा हुआ, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। Presenting opportunity to cater the evolving preference in automotive industry, ये भी अपॉर्चुनिटी है। Absence of competitor, ये भी अपॉर्चुनिटी, और लोगों की प्रेफरेंस। With the evolution of the automotive industry, electric car are positioned not only as efficient means of transportation, अब ये efficient means of transportation, but also as lifestyle choice and status symbol। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है सारी, यानी ये सारे फैक्टर्स वो है जो इसकी डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्ट की। फाइन। ES target demographic in Poland consists of individuals seeking eco-friendly alternatives amid rising petrol prices। ये क्या होगा? पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही है, ये भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है हमारे, और लोगों की प्रेफरेंस इको फ्रेंडली बन। डिस्पाइट द समवट अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, थ्रेट, ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे पेस्टल के हवाले से अलग अलग थे, पॉलिटिकल अलग और इकोनॉमिक अलग, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे हैं। कैटेगराइजेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। अपॉर्चुनिटी, टैक्स एग्जेम्पशंस, opportunity, and strengthening emission regulations, threat, aligning with EA's expansion plan. This venture not only promises economic benefits and job opportunities for the population, ये वैसे कंपनी को के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये उस कंट्री के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट आल्सो एड्रेस द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न। नहीं, एड्रेस हो रहा है अपॉर्चुनिटी। ये मुझे लग रहा है ये इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए नहीं है डायरेक्टली इसको फैक्ट। दिस वेंचर नॉट ओनली प्रॉमिस इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वॉट एनालिसिस तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे ये लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इकोनॉमिक बेनिफिट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये वो लोगों के पॉइंट, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है। ये पेस्टल में रेलिवेंट है, स्वॉट के वाले से रेलिवेंट नहीं। एंड दैट्स द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न, ये भी मुझे लग रहा है कि पेस्टल के ये स्वॉट के वाले से डायरेक्टली में ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न के ऊपर हम बात कर भी चुके हैं। तो बताइए अब ये स्वॉट एनालिसिस कर लिया आपने, ठीक है। एंड वाली इंफॉर्मेशन हमारी स्वॉट के हवाले से इररेलेवेंट है, पेस्टल में हमने उसको यूज कर लिया। तो बताइए स्वॉट में कितने फैक्टर आइडेंटिफाई किए? कंपेटिटर नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट में नहीं है, इसका ताल्लुक मार्केट से है। कंपेटिटर किधर होता है? हमारी कंपनी के अंदर या मार्केट में। ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उस मार्केट में ग्रो कर सकते हैं और कोई हमारे साथ शेयर नहीं करेगा मार्केट। कितने फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए? काफी सारे, शाबाश शाबाश, गुड। चले, कम से कम कितने करने थे? 8। अगर 0.75 के साथ करें, 0.5 है, इसकी मार्किंग 0.5 है, इसमें 12 फैक्टर करने थे। कर लिए 12 के नहीं? 8-9 हुए हैं बस। नहीं, हाँ ज्यादा। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इकट्ठे एक सेंटेंस में मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं। चलिए, कुछ आपको अंदाजा हुआ कि आपने किस तरीके से केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है?
एक लाइन के अंदर याद रखें, अगर मल्टीपल फैक्टर हो ना, जैसे एक जगह पे उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक दोनों बताया है, तो इसको आप अलग अलग भी फैक्टर के तौर पे शो करवा सकते हैं। एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आपको समझ आई कि पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी को एनालाइज कैसे करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। दोनों से क्वेश्चन पढ़ के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको आपने सोल्यूशन में की फॉर्म में प्रेजेंट कैसे करना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हर एक फैक्टर की दो कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है, रेलिवेंट फैक्टर और उसका इम्पैक्ट। कंफर्टेबल है, कोई मुश्किल तो नहीं था। अब मजीद अगर आपको क्वेश्चन होम असाइनमेंट में दिए जाए तो कर लेंगे। चैप्टर 3 के एंड पे जो वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन है ना, चैप्टर 3 वॉल्यूम 2, ये आपकी होम असाइनमेंट है 3, ठीक है जी। एंड में कंक्लूजन नहीं देना हमने, कोई एंड में कोई कंक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं होता कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसने कंक्लूजन नहीं मांगा हुआ, सिर्फ एनालिसिस मांगा। अच्छा, अब जो है हमारा एक, क्योंकि थ्योरेटिकल भी तो करना है ना, कि नहीं करना, थ्योरेटिकल भी करना है हमने। थ्योरेटिकल में आपको कल क्या कहा था मैंने, हाँ, आपने स्टडी करना है स्पेक्ट्रम में दो, कम्युनिज्म जो कि बेसिकली समझे सोशलिज्म की एक एक्सट्रीम फॉर्म है, इसे सोशलिज्म ही समझे। ये इतना कम्प्लेक्स सारा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप ये ना डूब जाए। आपने क्या करना है, सिर्फ कम्युनिज्म और यहाँ पे डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, इसको आपने कंपेयर करना है। बाकी सारी एक्सट्रीम है, यानी फैक्टर्स वही होंगे, कम्युनिज्म में ज्यादा है, इधर क्या होंगे, कम, इधर उससे कम, गवर्नमेंट की रेगुलेशन सबसे ज्यादा इधर। तो ये बेसिकली समझे, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लोस्ट है तो वो जब इधर जाएगा हाईएस्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पे पॉइंट कोई हाईएस्ट है लोस्ट हो जाएगा। तो आपने एनालिसिस के लिए जो दो अहम है वो कम्युनिज्म और डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है। इम्पैक्ट बता रहा है कि क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इफेक्ट करती है बिजनेस में, बिल्कुल। अब लेफ्ट विंग कौन सा होता है, कम्युनिज्म वाला या कैपिटलिज्म वाला, कम्युनिज्म या सोशलिज्म वाला। ये स्पेंडिंग करते हैं किन चीजों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर जिनमें आवाम का फायदा हो, ज्यादा आवाम का, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सर्विसेज। राइट विंग जो है ये बेसिकली बिजनेस को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, ये सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। टैक्सेशन पॉलिसीज स्ट्रिक्ट किसमें ज्यादा होंगी, किसमें ज्यादा, कम्युनिज्म में होगा कि पैसा ले ताकि गरीबों पे खर्च किया जा सके। इसको सिर्फ रीड कर लेना आपने इस चैप्टर में। हाँ, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 अहम है। मैनेजिंग, ये आपको याद है, ये कंसेप्ट क्या है, इसको मार्क कर ले, मैनेजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय बिजनेस। ऊपर हमने ये पढ़ा है, क्या गवर्नमेंट बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है अपनी पॉलिसीज के जरिए। यहाँ पे ये अजीब बात, यहाँ पे क्या बता रहा है, बिजनेस कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्या कर सकते हैं आपके ख्याल में? यस, कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी कैसे, पहला धमकी देंगे फाइनेंशियल, सर अगर हम चले गए, आपको जो टैक्स देते हैं ना हम, नेस्ले कंपनी, अगर हम पाकिस्तान से चले गए, हम आपको टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स आपका जीरो हो जाएगा, हमारी तरफ से तो कोई नहीं मिला करेगा, मिलियंस में टैक्स पे करते हैं। फिर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हुई हैं, हम चले गए तो बेरोजगारी में इजाफा होगा, हम सारे मुलाजिमीन जो है उनको फारिग करके जाएंगे, जाहिर है। यह है फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी। फिर गवर्नमेंट को कहते हैं सर हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको डोनेशन देंगे, हम आपके जो सोशल प्रोजेक्ट्स हैं उनको, यानी दोनों डराना भी है और साथ में लालच भी देना है, दोनों फाइनेंशियल इंसेंटिव के गिर्द करते हैं। कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग का मतलब क्या है, कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग का मतलब यह है कि आप एक ग्रुप की शक्ल में कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप एक सिंगल यूनिट की शक्ल में कोशिश करते हैं, ग्रुप की शक्ल में कैसे, स्टेक होल्डर कोलिशन का मतलब क्या कि आप अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आपके बिजनेस के खिलाफ है, आप अपने सारे मुलाजमीन को, सप्लायर को, हो सके तो कस्टमर्स को साथ मिलाएं। किन किन को साथ मिलाएं, अपने स्टेक होल्डर को। इसमें कंपेटिटर साथ नहीं आएंगे। जो स्टेक होल्डर कोलिशन है इसमें कौन होंगे, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर, सप्लायर्स,
कम्युनिटी। और अगर आप कंपेटिटर के साथ मिलकर आवाज उठाएं, वो होगा ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन में भी ग्रुप बन रहा है, ग्रुप बन के एफर्ट की जा रही है। स्टेक होल्डर कोएलिशन में भी ग्रुप बन के एफर्ट की जा रही है। फर्क क्या है? ये कंपेटिटर के साथ मिल, ये पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट। गवर्नमेंट अगर एक इंडस्ट्री पे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते, पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। तो ये कॉमन बेनिफिट के लिए बाज़ औक़ात जो दुश्मन है वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे वो इकट्ठे, यहाँ पे सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं हमारे जो इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दुश्मन भी इकट्ठे हो गए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, दोनों का दुश्मन जो गवर्नमेंट है, मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ एफर्ट कर रहे हैं, कलेक्टिव एफर्ट। ये ज्यादा चांसेस है सक्सेसफुल होगी। एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट क्या है? ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं है। एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट समझे एक कैंपेन, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ कैंपेन। कभी कभी आप अखबार में देखा, बाहर तो है वो पुराना जमाना हो गया, कभी इस तरह के कि किसी इंडस्ट्री की तरफ से सर मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए इंडस्ट्री में, आपने पाबंदियां लगा दी हैं, लोड शेडिंग की वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो है वो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ज़रा तवज्जो कीजिए हमारी इंडस्ट्री की तरफ, फेवरेबल पॉलिसी लेके। इस तरह की कभी एडवर्टीजमेंट देखी आपने? इस एडवर्टीजमेंट का मतलब अपनी प्रोडक्ट बेचना नहीं है। इस एडवर्टीजमेंट का मतलब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक ओपिनियन अपनी फेवर में लाना है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं ना, चलती हैं, पर्पस क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी फेवर में लेके आना। जनरल पब्लिक का पॉइंट ऑफ फेवर में आ जाना, गवर्नमेंट ज्यादा फिर इन्फ्लुएंस या प्रेशर में आती है। भाई ये समझ आया आपको? कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी में क्या किया जाता है? ग्रुप बना के इसमें जनरल अवाम को अपने साथ मिलाया जा रहा है, इसमें कंपेटिटर साथ मिल रहे हैं, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं। लास्ट, मैनेजिंग द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थ्रू पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उससे पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट में क्या सियासतदानों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। इंटरनेशनल कंपनी में बाज़ का अलग ये डिपार्टमेंट होता है जिसका ताल्लुक ये होता है सियासतदानों के साथ ताल्लुकात। ये हर पार्टी के सियासतदान के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। बिजनेसमैन कभी एक फेवर तो कर रहे होते हैं किसी एक पार्टी को, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हो वो दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं। आप देख होंगे जो बिजनेस, ऐसे सियासतदान जो बिजनेस भी करते हैं, उमूमी तौर पे आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, किसी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है। वो अपने बिजनेस को देखते हुए जो बिजनेस के लिए फेवरेबल हो उस लिहाज से मूव कर। ये डिपार्टमेंट है जो सियासतदानों को बुलाएगा, कोई इवेंट होगा सियासतदानों को बुलाएगा, उनसे मिलने जाएगा, कुछ हेलो हाय रखेंगे, उनकी पार्टी को डोनेशन देंगे, ताकि जब ये पार्टी सियासतदान पावर में आए तो कंपनी की फेवर वाली रेगुलेशन बनाए, उनके अगेंस्ट नहीं। डन जी। अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है आपने? कितने स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? इसको आपने रीड कर लेना। इकोनॉमिक साइकिल, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये टर्म्स के साथ फेमिलियर हैं? कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, आपने रीड करके आना है। आप कहेंगे तो मैं कल आपको पढ़ा दूंगा ये, लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये इंडिकेटर्स थोड़े से मुश्किल होंगे, क्या आते हैं आपको? पढ़े हुए आपने? लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंटल। लीडिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं भला? ये नहीं पढ़े हुए? ओके, चले। आपने ऐसा करना है, कल चैप्टर 1 कंप्लीट रीड करके आना है। अब इसमें चूंकि केस स्टडी नहीं है, रीड, तो इसमें थोड़ा सा स्टाइल, आप जो चीज आपको मुश्किल लगेगी आप कहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डन। एक हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर लाजमी एक्सप्लेन करना है, फिर इसके अलावा बाकी जीडीपी तो आपको पता ही होगा ना क्या है। ठीक है, इसमें से जो मेन कंसेप्ट है टू द पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन करना क्या है आपने कल इसको रीड करके। अच्छा, मुझे बताइए क्या कल मजीद पेस्टल एनालिसिस की प्रैक्टिस आप रिक्वायर कर रहे हैं कि हो? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कल मजीद प्रैक्टिस हो पेस्टल एनालिसिस की? 2? ओके, ठीक है, मजीद कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने करना यह है फिर कि इस चैप्टर की सारी रीडिंग करके आनी है। इसमें बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि पेस्टल एनालिसिस में कवर हो चुके हैं। ये असल में पेस्टल एनालिसिस की थ्योरी है, जो हमने पढ़ लिया वो पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी थी। डेमोग्राफी क्या है, तो आप इसको रीड करके आएंगे पूरे चैप्टर को,
और कल मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। डन जी, ठीक है। तो कल प्रोबेबली, अगर तो केस स्टडी की फर्दर प्रैक्टिस नहीं करनी तो कल प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अगर केस स्टडी की फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो फिर शायद परसों लास्ट लेक्चर हो। तो मेरा ख्याल है केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए ना, हाँ कर लेनी चाहिए। या चले कल, बल्कि हाँ याद आया, कल हमारा दूसरा जो क्लास है उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास टाइम हो एक्स्ट्रा बैठ सके तो फिर कल कंप्लीट हो सकता है कोर्स। हम केस स्टडी की भी प्रैक्टिस कर लेंगे और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी। देखिए इसमें फैक्टर जो है ना, है क्या, PESTEL जो आप पढ़ चुके हैं केस स्टडी में, उन्हीं फैक्टर्स की थ्योरी पढ़नी है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए एंटायरली न्यू चीज है, समझ रहे हैं। तो एक दिन में चैप्टर 2 हमारा और चैप्टर 1 के की कंसेप्ट डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कर लें या कि रेगुलर टाइम रख के 2 हिस्सों में कल कंप्लीट कर लें इसको। चलिए ठीक है, कल फिर केस स्टडी भी करेंगे हम और इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन एक शर्त पे, आपने चैप्टर 1 सबने रीड करके आना है। डन। और मार्क करना है कि क्या चीज़ आपके लिए मुश्किल है, मुश्किल चीज़ को मार्क करके आएंगे। डन। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।